ज्योग्राफी क्या है, कास्ट क्लास इंस्टीट्यूशंस कौन से चल रहे हैं, कौन से कम्युनिटी में बच्चा रहता है. ओके, नाउ वील गो टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, किसी. तो आपकी डेवलपमेंट जो है वो इम्पैक्ट होएगी इंटरैक्शन ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट. Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology. My name is Arshia. कैसे हैं आप सब? So as you know, in our Aadhaar series, we had started with chapter 3, class 11, human development. So now we are going to go ahead with the chapter from where we had left it. So let us start for today. Before I begin, I would like to introduce you to Power Within Psychology. Power Within Psychology is a one-stop solution for all psychology aspirants. हमारे पास आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती हैं. These classes are available on our app and on our web portal, so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हैं. All our classes are taken by top faculties. We also have curated books and study material जो आपको सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों में मिलता है. We also run mock test series so that आपकी preparation properly हो सके. We also have a round 2 preparation, which is the interview round, along with some career guidance sessions. So these are some of our batches that run for different entrance exams. CUET UG के लिए we have Aram, CUET PG के लिए there is Lakshya, NET JRF GATE के लिए there is Sankalp. For clinical psychology related exams we have Safalta. And right now this video is a part of our Aadhaar batch जो NCERT के syllabus को और Cicerelli के syllabus को cover करवाता है. So these are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ enroll किया था and they studied with us and they successfully cracked their exams. So if you want to crack your exam, enroll with us, study with us. So yesterday we had completed some topics that were a part of human development chapter, which is class 11th chapter 3 NCERT का chapter human development. उसके अंदर हमने growth, maturation, development ये सब समझा था, lifelong perspective समझा था, key principles और कुछ components समझे थे development के. So now we will begin this chapter from where we had left it. अब हम शुरू करते हैं. Every individual is unique. डेवलपमेंट का ये एक कॉमन रूल है कि हर पर्सन यूनिक है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉमन ह्यूमन ट्रेट्स हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इन डेवलपमेंट, हमने ये कल बात करी थी कि डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंजेस. इसके अंदर बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस ये सब कुछ आता है. इट इज इंटर रिलेशन. अब डेवलपमेंट होलिस्टिक में होता है. एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ थिंग्स गो इन स्टेजेस, राइट? What happens in those stages? हमें ये पता है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमने मैच्योरेशन में समझा था कि एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है जो हर इंडिविजुअल में आएगा ही आएगा. तो कुछ कॉमन ह्यूमन ट्रेट्स भी होंगी, स्पेशली बायोलॉजिकली द ह्यूमंस विल प्रोग्रेस इन अ वे. ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी की 5 legs हैं, किसी की 3 हैं. नो, बायोलॉजिकली आवर बॉडी इज ऑलरेडी प्री प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड and decided कि ये ऐसे ही दिखेंगे. So why is it that there are differences in height, intelligence या personality? जब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में मेजर डिफरेंसेस नहीं है, जब हमारे जेनेटिक्स में मेजर डिफरेंसेस नहीं है, ह्यूमंस आर ह्यूमंस, जब हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में डिफरेंसेस नहीं है, then why is it कि कुछ लोगों की हाइट अलग है? Why are we all not say 5'7"? सबकी हाइट सेम क्यों नहीं है? Why is it that सब लोगों का इंटेलिजेंस सेम नहीं है, सबकी पर्सनैलिटी सेम नहीं है? तो द आंसर इज बेसिकली इन हाउ द एनवायरनमेंट एंड द जीन्स इंटरैक्ट. ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो जेनेटिक स्ट्रक्चर मिला है दैट इज डिफरेंट बिकॉज पेरेंट्स का भी अपना एनवायरनमेंट और जीन्स आर डिफरेंट. देन दे कंबाइन एंड मेक योर जीन सेट व्हिच विल बी डिफरेंट, और somebody else's parents combine and they make one gene set which is again different. बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं. Then the environment is also very different. That is why each individual is unique despite them having a common development structure. तो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो हमें
इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डेवलपमेंट को, सबसे पहले आता है हेरिडिटी. वॉट एवर वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर जीन्स, जो भी हमारी म्यूटेशंस थी, जो भी हमारा डीएनए है, जो भी हमें स्ट्रक्चर, जो भी माइक्रोब्स वगैरह हमें इनहेरिट हुए हैं, सब कुछ. फिर आता है इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में आपको कैसा फूड मिला है, कैसे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, व्हाट if you have been exposed to any drugs या toxins, what sort of an environment you live in, urban, rural, pollution है या नहीं है, कितना dust वगैरह, वो सब कुछ आपका environment में आता है. अब इनके जो है interaction कैसे होती है, that is the third part. Heredity will give you your basic set कि आप कैसे situations में react करोगे and everything based on your genes, based on your biology. Environment will give you experiences. अब ये दोनों आपस में कैसे interact करेंगे will make you, because that is what you have acquired in your lifetime. थोड़ा सा आपको पहले से मिला है, थोड़ा आपने सीखा है. अब जो कॉम्बिनेशन लगा कर जो बनेगा, दैट इज यू. सो आपकी डेवलपमेंट जो है वो इम्पैक्ट होएगी इंटरैक्शन ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट से, नेचर एंड जीन से, सॉरी. जो भी आपका एक आपको लेट्स से एक्सपीरियंस प्लस इनबॉर्न टेंडेंसीज का जो कॉम्बिनेशन आपका बन गया है, that will impact your development, that will influence your development. तो now we'll discuss this in detail. सबसे पहले आता है heredity. Heredity is जो हमारा ट्रांसमिशन होता है biological characteristics का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर through genes. So suppose जो हम बेसिकली जीन्स की हमने बायोलॉजी में भी बात करी है, when you were studying sciences, तब हमने ये देखा था कि जैसे X है, Y है, क्रोमोसोम इधर XX है, अगर ये दो आते हैं तो you'll become a female, अगर ये दो आते हैं तो this is a male, अगर ये दो आते हैं again that is a male, और अगर ये आ जाते हैं तो again. ये हमने किया था, right? So this everybody has covered in biology. अब जैसे ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर ये डिसाइड होता है व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ द चाइल्ड. ऐसे ही सारे जीन्स के लिए बनता है, ऐसे ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होके डिसाइड होकर आपको मिलते हैं जीन्स. Now this is not just for your sex वाला chromosome, this is for all your biological वाले chromosomes. This is for height, this is for weight, this is for any biological characteristics that are given from the parents to you. Eye color, hair color, ये सब कुछ के लिए ऐसा ही होता है. So that is your heredity. Then this determines the potential for growth and abilities. आप कितना ज्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हो, आप कितना ज्यादा सीख सकते हो, is a part of what genes you have inherited. आपकी genes की capability कितनी है. For example, eye color, height, temperament, intelligence, इन सब का कोई ना कोई genetic component होता है. For example, आपका जो height वाला component है, आपको मिला है एक जीन जिसके अंदर आपकी हाइट 5'5" ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है. तो नाउ व्हेन यू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं खाते हो, तो आपकी हाइट कहीं 5'2", 5'3" पे रह जाएगी. ठीक है. मान लो आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, आप बहुत ही ज्यादा लेट्स से डेली जिम जाते हो, तो आपकी हाइट शायद 5'6" तक चली जाएगी. बट देखो इससे ज्यादा या इससे कम नहीं जाएगी, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव इनहेरिटेड. थोड़ा सा पुश करके यहाँ तक लेकर आ सकते हो, नहीं पुश करते हो तो इधर जा सकती है, बट नथिंग एल्स कैन चेंज. ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके बाद आपकी हाइट सीधा ये हो जाए. नो, बिकॉज योर जीन्स हैव सेटेड कि इतना ही होगा. गॉट इट? सेम विद आई कलर. इफ इट इज ब्लू, लेट्स से योर पेरेंट्स से आपको इनहेरिटेंस में मिला है ब्लू, व्हाट कैन यू डू? यू कैन यूज some surgeries or you can use some specific food that can make your eyes become black, but कितना ही फर्क आएगा? ऐसा नहीं है कि एकदम जेट ब्लैक हो जाएंगी, राइट? सिर्फ शेडिंग में फर्क पड़ेगा, बिकॉज योर जीन्स हैव सेटेड कि ये ब्लू ही होनी चाहिए है. सेम इज विद योर टेम्परामेंट एंड योर इंटेलिजेंस. तो हर इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज नोन एज जीनोटाइप, और जो इस जेनेटिक मेकअप का एक्सप्रेशन होता है, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड इज अ पार्ट ऑफ यू. ये ऑब्जर्वेबल नहीं है. इसी को जब एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस किया जाता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं. सो द एग्जैक्ट क्रोमोसोम दैट यू हैव रिसीव्ड विल बी इन द जीनोटाइप, बट देन आपकी एग्जैक्टली हाइट क्या बनती है जो हम देख पाएंगे इस फिनोटाइप. जो जीन का एक्सप्रेशन एनवायरनमेंट में होता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं.
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का डिफरेंस। इसको अच्छे से याद करना होता है कि जेनेटिक मेकअप जीन से याद रखना, जो जीन्स है दैट इज जीनोटाइप, जब वो इन्वायरमेंट में ऑब्जर्वेबल बनता है तो दैट इज फिनोटाइप। नाउ कम्स टू एनवायरनमेंट विच इज आल्सो नर्चर। सो इसके अंदर सारे भी एक्सटर्नल कंडीशंस आ जाते हैं जो हमारे ग्रोथ एंड बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, जैसे हमारी फैमिली कैसी है, हमें कौन सी एजुकेशन मिली है, हैव वी गॉट अ गुड एजुकेशन, हैव वी नॉट गॉट एन एजुकेशन, कल्चर, हम किस कल्चर में रहते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक है या फिर इंडिविजुअल कल्चर है या कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, हमारे पियर्स कैसे हैं, डू वी हैव पियर्स दैट वी कैन लुक अप टू, या फिर वो थोड़ी बुली करने वाले लोग हैं या थोड़े कम पढ़ने वाले लोग हैं, न्यूट्रिशन कैसा मिला है, हमें अच्छा खाना कंटेंट मिला है या हमें खाना नहीं मिला है, शेप्स हाउ दिस जेनेटिक पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड। अब आपको जो जीनोटाइप मिला था, आप उसके साथ कितना आपका जो कल्चर है वो आपको अलाउ करता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। सो सपोज यू हैव अ जीन फॉर, लेट्स से एक स्किल है, मतलब एक आपका एप्टीट्यूड है डांस का, यू हैव गुड डांसिंग एबिलिटी, अगर आप सीखो, बट आपको मौका ही नहीं मिला, आपने कभी सीखा ही नहीं, आपको किसी ने गाइड ही नहीं किया, तो आप ये एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। दिस ऑल्सो हैपेंस इन द बायोलॉजिकल वाला टेंडेंसीज, जो हमने पिछली बार, अभी इससे पहले हाइट का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। सपोज आपको न्यूट्रिशन नहीं मिला है या फिर आपको फैमिली उस टाइप की नहीं मिली है जो एक्सरसाइज प्रमोट करे, या आप खुद ही बहुत लेजी हो, यू आर बोर्न इन अ फैमिली दैट टेल्स यू कि तू बैठा रहे पूरा दिन, तो इन दैट केसेस आपकी हाइट शायद उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आपकी जीन्स आपको अलाउ करती हैं। सो ना इन्वायरमेंट इज बेसिकली गोइंग टू शेप कि आपका जो जेनेटिक पोटेंशियल है, जो आपको पोटेंशियल और जो आपको जीन्स मिले हैं, हाउ मच ऑफ इट इज एक्सप्रेस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सपोज कोई म्यूजिकल टैलेंट वाला चाइल्ड है, अगर उसको पूरा लाइफ ही कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिला ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं, हाउ विल ही और शी इवन लर्न इट। So that is why environment is equally important as our genes to show development. बिना इनके इंटरैक्शन के कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। सो हेरिडिटी इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन, नाउ विल सी, जीन्स जो है वो लिमिट सेट कर देते हैं, वो एक रेंज ऑफ डेवलपमेंट सेट कर सकते हैं कि इतने से लेकर इतने तक ही डेवलप कर सकता है ये पर्सन, लेकिन इन्वायरमेंट इज व्हाट विल डिटरमिन कि जो पोटेंशियल है वो कितना रियलाइज होता है। हेरिडिटी ब्लूप्रिंट दे देगा, लेकिन इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये कैसे दिखेगा इन्वायरमेंट में, और ये कैसे अनफोल्ड होगा, और ये पर्सन के अंदर कैसे ऑब्जर्व होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में हैव टॉल जीन्स, लेकिन दे विल नॉट ग्रो टॉल विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन। वही वाला एग्जाम्पल कि वो 5'2" पे अटक के रह जाएंगे जबकि उसका पोटेंशियल है 5'5" का, लेकिन उसको खाना ही नहीं दोगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी। इंट्रोवर्टेड चाइल्ड में बिकम मोर सोशेबल अगर उसका जो एनवायरनमेंट है वो कम्युनिकेशन वाला हो। सो सपोज एन इंट्रोवर्टेड चाइल्ड इज बोर्न इन अ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जैसे अमेरिका है वैसे, तो अब वो वहां पे तो वैसे भी ज्यादा कम्युनिटी वाली फीलिंग इंट्रोस ही नहीं करते हैं, तो ये चाइल्ड वहां इंट्रोवर्टेड ही रहेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा कलेक्टिविस्टिक कल्चर में आ जाता है, जैसे इंडिया है, यहाँ पे तो हर फेस्टिवल पे देयर इज ग्रोथ, कम्युनिटी फीलिंग है, देयर इज सोसाइटी कल्चर है, बहुत ज्यादा साथ में मिलके रहते हैं, तो यहाँ पे ही माइट बिकम एक्सट्रोवर्टेड, थोड़ा ज्यादा सोशेबल एटलीस्ट हो जाएगा, इफ नॉट अ कंप्लीट चेंज। सो जो डेवलपमेंट है बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल्स, इट इज अ डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन जो हमने इनहेरिट किया है और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं फ्रॉम आवर कल्चर, जिसमें हम रहते हैं, आसपास जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जिस भी सिचुएशंस में हम रहते हैं, that is what eventually impacts us and it makes us who we are. ये interaction is very important. Now I would like to introduce you to two of our batches. One is Aram. Aram is targeting CUET UG 2026. ये batch start हो गया है. So we have live classes and recorded classes in this batch. App, web portal दोनों पे available रहेगा. Digital study material मिलेगा. Mock test series कंडक्ट कराई जाएंगी फॉर योर प्रैक्टिस, एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे. पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस आर गोइंग टू बी देयर एंड इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन होगी. नाउ अनदर बैच इज लक्ष्य. लक्ष्य इज टारगेटिंग CUET PG 2026.
लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऐप एंड वेब पोर्टल पर। फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल दोनों होगा। मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विल आल्सो बी सॉल्व्ड, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस एंड इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन। Both of these batches classes have started and don't miss it out. If you want to enroll, आप नीचे दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऐप या वेब पोर्टल पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। As the classes have started, don't miss it out. Enroll with us, learn with us and crack your exam. Now हम करेंगे स्कार का व्यू। स्कार was a psychologist, Sandra Scar. अब उसने एक्सप्लेन किया था कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि उसने क्या कहा था फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पैसिव कोरिलेशन। उसने बोला था कि पेरेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं जीन्स और एनवायरनमेंट भी। जैसे म्यूजिकल पेरेंट्स हैं तो दे विल गिव द जीन्स आल्सो। अब ऑब्वियसली द होम विल आल्सो बी म्यूजिकल क्योंकि पेरेंट्स आर इनटू म्यूजिक। सो दिस इज बेसिकली कि अगर किसी म्यूजिशियन के घर पर बच्चा होता है तो भी से कि यार इसने तो इनहेरिट भी जीन से करा है, बट देयर इज आल्सो अ फैक्टर कि इसके तो घर में जब से पैदा हुआ है तब से म्यूजिक 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 है, राइट? सो देयर इज अ पैसिव कोरिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स। सो हर पॉइंट इन ऑल ऑफ दिस वाज कि हम जो जीन्स और एनवायरनमेंट का बात करते हैं ना, उसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस इज कि हम ये कहते हैं कि बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, सी बच्चा इंटेलिजेंट तब होगा जब उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है। अब पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो उसको एनवायरनमेंट भी तो इंटेलिजेंट वाला ही मिलेगा, राइट? सो देयर इज अ पैसिव कोरिलेशन बिटवीन व्हाट जीन्स आर गिवन एंड हाउ द एनवायरनमेंट इज शेप्ड, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैमिली। क्योंकि जैसे आपको आपके पेरेंट्स से जीन्स मिले हैं, देयर इज 99% चांस कि आपके पेरेंट्स वैसे ही होंगे। इफ यू आर गिवन अनएडुकेटेड वाले जीन्स, देयर आर हाई चांसेस कि पेरेंट्स आर आल्सो अनएडुकेटेड। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दैट इज लाइक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। सेकंड, एवोकेटिव कोरिलेशन। एवोकेटिव कोरिलेशन इज बेसिकली कि चाइल्ड के जो ट्रेट हैं दे एवोक रिस्पॉन्सेस। सो फॉर एग्जांपल, यू आर द चाइल्ड, आप बहुत ही ज्यादा खुश रहते हो। सो इवन इफ योर फैमिली एंड योर एनवायरनमेंट इज नॉट दैट कि ये ज्यादा खुश हो लोग, बट क्योंकि आप इतने खुश हो तो आप इवोक करवाते हो वो चीजें, आप इवोक करवाते हो वो खुशी लोगों में से। Now there is active correlation, ये लास्ट वाला है। इसमें child seeks environments that match their abilities. So for example, there is an athletic child, जरूरी नहीं है उसके पेरेंट्स एथलेटिक हैं, जरूरी नहीं है कि environment एथलेटिक है, बट वो क्या, क्योंकि वो खुद एथलेटिक है, वो क्या करेगा, वो स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लेगा। सो ये अगर आप देखो, इट इज इजियर टू रिमेम्बर इन द सेंस पैसिव कोरिलेशन मतलब बच्चे ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, पैसिव मतलब जीन्स और एनवायरनमेंट खुद ही मैच कर गए। दैट इज पैसिव कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन दीज जो अपने आप मैच कर गया। पैसिव किसी ने कुछ नहीं करा। एवोकेटिव कोरिलेशन, इवोक करवाना, रिमेंबर इट फ्रॉम दिस वर्ड, इवोक करवाना। तो यहाँ पर जीन्स ने बच्चे का रिस्पॉन्स डिसाइड करा, इन्वायरमेंट से उसने इवोक करवाया, दिस गेव हिम रिस्पॉन्स की एबिलिटी। उसने अपने रिस्पॉन्स से इवोक करवाया इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स। लास्ट इज एक्टिव। अब जीन्स और एनवायरनमेंट मैच नहीं करते हैं यहाँ पर, तो भी बच्चे ने मैच करवा दिया एफर्ट डालकर। एक्टिव मतलब बच्चे का एक्टिव रोल। इधर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बच्चे का एक्टिव रोल टू गेट इट मैच। पैसिव में बच्चे का एक्टिव रोल नहीं है, वो अपने आप मैच हो गए। इवोक, बच्चे ने इवोक करवाया। ओके, नाउ वील गो टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, किसी कॉन्टेक्स्ट में रहती है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी शेप करता है, एक्सपीरियंसेस शेप करता है, चैलेंजेस को भी शेप करता है अक्रॉस लाइफ स्पैन। वेदर यू आर लिविंग इन अ स्पेसिफिक कल्चर, वेदर यू आर लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरा, ये जितनी भी चीजें हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी। सो डेवलपमेंट किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में होगी, इट डजंट हैपन रैंडमली, इट नीड्स अ कॉन्टेक्स्ट। एंड इसलिए हम दो कॉन्टेक्चुअल मॉडल्स करेंगे, एक है ब्रॉनफेन-ब्रेनर का मॉडल, दूसरा है दुर्गानंद सिन्हा का, इंडियन मॉडल है ये। This both of these are ecological models. One is Bronfen-Brenner का, दूसरा is Durganand Sinha, which is the Indian model. This is a
ये ब्रॉनफ्रेंड की फोटो है. दिस इज द मॉडल ऑफ ब्रॉनफ्रेंड. उसने ये बोला था कि जो इंडिविजुअल है इट हैज सम सीरीज अक्रॉस विद इट. सो वन इज द माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम. उसने बोला था कि एक इंडिविजुअल के लाइफ में, उसके अराउंड, उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें हैं जो उसकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं. सो ना फर्स्ट इज द इंडिविजुअल का माइक्रो सिस्टम. माइक्रो सिस्टम वो होता है जो इंडिविजुअल के बहुत क्लोज है, जैसे उसके फ्रेंड्स, उसके नेबर्स, उसकी फैमिली, उसका स्कूल, उसका वर्क. उसके बाद आता है मेसो सिस्टम. मेसो सिस्टम से पहले हमें एक्सो सिस्टम समझना है. एक्सो सिस्टम इज जो आपका लोकल गवर्नमेंट्स है, मास मीडिया, एक्सटेंडेड फैमिली, पेरेंट, फ्रेंड्स, ऐसे वाली चीजें इम्पैक्ट करती हैं बच्चे को, बट थोड़ा सा दूर है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है. अब जो मेसो सिस्टम है ना, दैट इज द इंटरैक्शन बिटवीन दीज. पेरेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल को, वो आते हैं माइक्रो सिस्टम में. पेरेंट्स के फ्रेंड्स डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते हैं, वो आते हैं एक्सो सिस्टम. ठीक है. अभी अगर मैंने रख दी पार्टी, इसके अंदर पेरेंट भी आया है, पेरेंट के फ्रेंड भी आए हैं. अब पेरेंट के फ्रेंड इम्पैक्ट करेंगे इंडिविजुअल को, तो ये जो इंटरैक्शन है ये मेसो सिस्टम समझता है. मैक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर, इकोनॉमिक सिस्टम, जो एट लार्ज कंट्री में सिस्टम्स चलते हैं, वैसा सब कुछ. क्रोनो सिस्टम टाइम से क्लियर है. ये क्रोनो का मतलब होता है टाइम, तो जो टाइम या जो एरा चल रहा है वो आता है क्रोनो सिस्टम के अंदर, जो एक ओवरऑल टाइम फ्रेम चल रहा है. जैसे अभी फिलहाल 21st सेंचुरी चल रही है, आफ्टर कोविड का एरा चल रहा है, वैसे. सो सोशल नॉर्म्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम ये थोड़ा स्लो है. क्रोनो सिस्टम एक ओवरऑल टाइम फ्रेम देख के चलता है. अब हम इस मॉडल को डिस्कस करते हैं. सो लेवल 1, माइक्रो सिस्टम. माइक्रो सिस्टम जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, जहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्शन होती है, फैमिली, स्कूल, पीयर्स. हम एक्सो सिस्टम को पहले समझेंगे. इट्स जस्ट अ लिटिल इजियर टू गेट थ्रू विद इट. Something happened here. Don't know what happened here. Okay. सो एक्सो सिस्टम के अंदर आता है इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड. जो इनडायरेक्ट पेरेंट का जॉब का स्ट्रेस, या फिर एक ओवरऑल नेबरहुड, तो वैसे यहाँ आ जाता है. सॉरी फॉर दैट. या फिर ऐसा लगा लो यहाँ पे पेरेंट्स का सोशल सर्कल. हाँ. फिर आता है मेसो सिस्टम, मतलब वो इससे पहले आता है, बट मेसो सिस्टम इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. इन दोनों की रिलेशनशिप यहाँ पे. अब ना why is it to understand the ecosystem more important? Because ये जो चीजें हैं ना, just note one thing, कि ये directly बच्चे को influence नहीं करती हैं. If you remove the parents or the friends from the equation, तो इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चे की लाइफ में. But because there is a relationship, जब ये चीजें interact करती हैं इन चीजों के साथ, तब impact पड़ता है बच्चे के ऊपर. That is what the meso system is about. वो relationship जो impact करेगी बच्चे को. फिर आता है मैक्रो सिस्टम. मैक्रो सिस्टम इज द कल्चरल या सोसाइटल के पैटर्न्स जो एक ओवरऑल चल रहा है. क्या रिलीजन्स चल रहे हैं, ये जो ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब कुछ कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल की थिंकिंग को, लॉज, कस्टम्स, ऑल ऑफ दैट. क्रोनो सिस्टम जो है वो लास्ट है. क्रोनो सिस्टम टाइम बेस्ड चेंजेस और लाइफ इवेंट्स जो आते हैं, बहुत ही ज्यादा रेयर चीजें जो होती हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपको इम्पैक्ट कर देती हैं, बट ये वंस इन अ लाइफ, ट्वाइस इन अ लाइफ वाला चीज है. ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डेली बेस पे आपको ये चीजों से इंटरेक्ट करना पड़ता है. जैसे एकदम से इकोनॉमिक शिफ्ट आना या पैंडेमिक आना. अब पैंडेमिक हर तीसरे दिन तो नहीं होता, इट हैपेंस ओनली वंस या ट्वाइस इन योर लाइफ स्पैन. इकोनॉमिक शिफ्ट हो जाता है, कोई वॉर हो जाता है, कोई डाइवोर्स हो जाता है आपका. सो नाउ दीज थिंग्स आर वंस इन अ लाइफ टाइम, बट दे चेंज यू, they impact you. So that is chronosis. तो ब्रॉनफ्रेंड का जो इकोलॉजिकल मॉडल है वो ये देखता है कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करती हैं चाइल्ड को और उसकी डेवलपमेंट को. चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं लेयर्स से इन्फ्लुएंस होती है, फैमिली वॉर्म से कल्चरल बिलीफ्स तक से पैंडेमिक तक, इतनी सारी चीजें इसी मॉडल के अंदर कवर हो जाती हैं. तो ये सिस्टम इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ और चेंज हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो पेरेंट का जॉब लॉस एक्सो सिस्टम में आता है, लेकिन ये मूड इम्पैक्ट करता है होम पे, विच इज द माइक्रो सिस्टम.
अब हम नेक्स्ट मॉडल के ऊपर चलते हैं, जो दुर्गानंद सिन्हा का इकोलॉजिकल मॉडल है। उन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था इसको। उन्होंने बोला था एक बच्चा है और उसके आगे एक इमीडिएट एनवायरनमेंट है और एक सेकेंडरी एनवायरनमेंट है। सो इन्होंने जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट को, इंडियन कल्चरल सेटिंग को थोड़ा सा एम्फसाइज करते हुए बोला था कि हमें डेवलपमेंट को कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने 2 लेयर्स स्पेसिफिकली बात करी थी, जो हमने इस पिक्चर में भी देखा है, 2 लेयर्स। उन्होंने बोला था एक विजिबल अपर लेयर है, जो ये बच्चे के डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस हैं, होम, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, ये वाले डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस हैं। और एक उसकी सराउंडिंग लेयर है, ज्योग्राफी क्या है, कास्ट, क्लास, इंस्टीट्यूशंस कौन से चल रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी में बच्चा रहता है, किस टाइप ऑफ सेटिंग में रहता है, रूरल या अर्बन। तो ये जो इंटरेक्शन होती है इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये उसकी लर्निंग और ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू ब्रॉनसन का मॉडल। इसमें बस 2 ही लेयर्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड का जो स्कूलिंग एक्सपीरियंस है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन उसकी सोशल क्लास क्या है और उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो नाउ समबडी इज बोर्न टू अ डॉक्टर, उसको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी लर्न करने के लिए, वर्सेस समबडी हु इज बोर्न टू अ स्वीपर। ना वहां पे डिफरेंस आएगा, नॉट दैट इट इज राइट, बट डिफरेंस होता है। समटाइम्स यू नो पेरेंट्स ओनली डोंट एनकरेज कि जाओ जाके पढ़ो, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट दैट एजुकेटेड। सो प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन को, अवेयरनेस को, एंड दैट इज व्हाट इक्वालिटी इज अबाउट। फिर कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट करता है कि फैमिली, कास्ट, जेंडर नॉर्म्स, कलेक्टिविस्टिक वैल्यूज कैसे शेप करती हैं डेवलपमेंट को। रूरल एंड अर्बन सेटिंग्स क्रिएट करती हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। जो डेवलपमेंट है उसको हम कल्चरल बैकग्राउंड से नहीं सेपरेट कर सकते। तो सी, नाउ दैट वी नो, हम इतना बात कर रहे हैं चेंजेस की, हमने 2 डिफरेंट मॉडल्स को भी समझने की कोशिश कर ली। वन थिंग दैट इज वेरी क्लियर हियर इज दैट डेवलपमेंट कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। अब एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। डेफिनेटली आपकी फैमिली, कास्ट, जो आपका जेंडर के नॉर्म्स चल रहे हैं, ये सब आपकी डेवलपमेंट को ही इन्फ्लुएंस करेंगे ना। इफ यू आर इन अ रूरल सेटिंग एंड इफ यू आर इन एन अर्बन सेटिंग, योर डेवलपमेंट विल बी वेरी डिफरेंट। रूरल सेटिंग में रहने वाला पर्सन यूजुअली ये सोचता है कि मुझे इस सेटिंग से शायद थोड़ा डेवलप करना है या मुझे कम्युनिटी फील्डिंग बना के रखनी है। वर्सेस अर्बनिस्टिक वाले एरियाज में जो लोग होते हैं, दे थिंक अ लॉट ऑफ अबाउट competition, they think a lot about growth, they think about recognition, prestige। तो ऐसे डिफरेंस आपकी चीजों में आ ही जाता है। तो इसलिए हमें जब भी हम डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, we need to see the cultural background that we are talking about. Now we are going to do some practice MCQs. So the observable expression of an individual's genotype is known as gene pool। तो हो ही नहीं सकता है, क्रोमोसोम भी नहीं हो सकता है। Is it a trait or a phenotype? Observable expression of genotype, वैसे तो राइमिंग करते हुए यही आंसर बन जाता है, जीनोटाइप, फिनोटाइप। बट व्हाट इज अ ट्रेट? दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ बिहेविंग। सो ट्रेट भी नहीं है, द आंसर इज फिनोटाइप। ओके, उसके बाद वील गो टू अ चाइल्ड सीक्स आउट एनवायरनमेंट्स दैट मैच देयर इंटरेस्ट। ये बच्चा अपने आप सीक आउट करने की कोशिश कर रहा है। हमने 3 चीजें करी थी, इसके अंदर ये तो था नहीं। एक था पैसिव, एक था एवोकेटिव, एक था एक्टिव। एवोकेटिव में जब बच्चा इवोक करवाता है, क्लियर फ्रॉम द वर्ड, सो ये भी नहीं है। पैसिव या एक्टिव, वो अपने आप सीक आउट कर रहा है, ही इज पुटिंग एफर्ट ऑन हिम ओन, तो एक्टिव। They actively seek out. In Bronfenbrenner's model, school and peers are a part of, school and peers directly impact करते हैं बच्चे को। तो जब हमने मॉडल बनाया था, सबसे पहले वाली लेयर कौन सी थी? क्योंकि जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस है पहले में आएंगे। It was the माइक्रो सिस्टम, ये तो सबसे बाहर था। एक्सो एंड मैक्रो भी नहीं है, they were the next two। ठीक है, तो माइक्रो इज द फर्स्ट वन which directly influences। आप इसको इससे भी याद कर सकते हो, माइक्रो मतलब सबसे ज्यादा छोटा। दुर्गानंद सिन्हा's ecological model highlights genetic transmission, Indian socio-cultural factors in development, global historical influences या cognitive stages। दुर्गानंद सिन्हा का जो इकोलॉजिकल मॉडल है ना, इसका जो की टर्म है वो इंडियन ही रहता है।
तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी थी ब्रॉनसन ब्रेनर मॉडल के साथ कि उन्होंने उसको एक इंडियन सोशो कल्चरल फैक्टर्स डालने की कोशिश करी थी। ये जेनेटिक्स के बारे में है ही नहीं, इकोलॉजिकल मॉडल जो है वो सोशो कल्चरल के बारे में ही होगा। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस का भी इतना इम्पैक्ट नहीं है और कॉग्निटिव स्टेजेस का तो बिल्कुल भी नहीं है। So, Indian socio-cultural factors. So, thank you so much for staying connected to the series. Keep learning, keep growing, and we are also going to take one more class for this particular chapter, and then we finish with this chapter. So, stay connected, keep learning, keep growing. Thank you so much for attending this class.